नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम बीच बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ में राजेश सक्सेना। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल इसका जिस तरह से आज का हमारा मुद्दा है बीच बहस में, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, संसद सत्र, सियासत और सवाल। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र अनिश्चित काल के लिए समाप्त हो गया। 24 जून से शुरुआत हुई, 3 जुलाई तक चला। नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। दूसरी बार ओम बिरला अध्यक्ष बने। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी तमाम तरह की तकरार, वार पलटवार, ओबीसी की वो शपथ थी जिसमें उन्होंने कहा जय फिलिस्तीन। हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से वार किया, उसी अंदाज में और तेज गति से पीएम नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया। और सबसे बड़ी बात इसका ये भी इतिहास बन गया कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 घंटे 17 मिनट बोले। और जिस तरह का उनका भाषण था, जिस तरह का उनका संबोधन था, लगा कि शायद अब पीएम मोदी और पूरी भाजपा उसी अंदाज में जवाब देना चाहती है जिस अंदाज में कांग्रेस और राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि इकोसिस्टम को उसी अंदाज में, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर इकोसिस्टम को उसी अंदाज में, उसी भाषा में जवाब देने के क्या मायने। बिल्कुल ठीक है राजेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि कैसे हमने संसद सत्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखा ही, इसके साथ साथ जो व्यक्तिगत बयानों की हमने झड़ी देखी है संसद सत्र में, वो बेहद दिलचस्प रही। कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो हिंदुत्व को लेकर बयान दिया, वो हंगामा का आसार वहां पर बने रहे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रचंड प्रहार किया है, उसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए तमाम उन बातों का जिक्र किया जो कहीं ना कहीं पहले से सत्ता पक्ष कहते आ रहा था। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर चल रहे कानूनी मामलों पर भी जिक्र किया है। राजेश जी, देखना होगा कि आखिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर तंज कस रहे हैं, जो बातें उन्होंने संसद सत्र में उठाई है, उसका क्या असर होने वाला है। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कानूनी मामलों का जिक्र किया है, उसका भविष्य में हमें इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहुत समय के बाद एक विपक्षी नेता सरकार के सामने खड़े, और अब सरकार कोई भी फैसले को संसद में थोप नहीं सकती, वहां एक सहमति की जरूरत होगी। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे हम। बिल्कुल इसका, और ये भी देखना होगा कि क्या वाकई जिस तरह से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार किसी संवैधानिक पद के तौर पर आए, क्या वो जस्टिफाई कर पाए, क्या वो न्याय कर पाए, क्या लगा कि वाकई लोकसभा को एक नेता प्रतिपक्ष मिला है। इसके अलावा एक बात यहाँ पर मैं और जोड़ना चाहूंगा, चर्चा इससे पहले मैं शुरू करूं, कि जिस तरह से ओबीसी ने जय फिलिस्तीन कहा, उसके बाद एक नया क्लॉज लोकसभा अध्यक्ष ने जोड़ा कि सिवाय शपथ के अब और नारे और बात आप नहीं कर सकेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले राधा बल्लभ शारदा जी हमारे साथ में हैं। राधा बल्लभ शारदा जी, किस रूप में देखते हैं 24 से 3 जुलाई का 18वीं लोकसभा का ये सत्र, और किस दिशा में अब जाता हुआ दिख रहा है? किस तरह की राजनीति और सियासत अब किस दिशा में आपको दिख रही है? राजेश जी, जहाँ तक प्रश्न उठता है लोकसभा और राज्यसभा का शुरुआती सत्र, हम तो आम जनता इन लोगों को अपना मत देकर इसलिए भेजती है कि ये लोग जाएंगे, हमारी बात उठाएंगे। तो बात उठाना तो दूर की बात रही, आपने स्टाइल अगर देखी होगी राहुल गांधी की कि हाउस में वो जो लोकसभा में किस तरह से बैठे हुए थे, और उसके बाद में उनने किस तरह से लोगों को उकसाया। मतलब प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे, चाह रहे वो, मैं समझता हूँ शायद ही किसी ने सुना होगा प्रधानमंत्री का भाषण, क्योंकि हल्ला वो लोग अपना कर रहे थे। तो ये लोग वहाँ हल्ला करने गए थे या जनता की आवाज उठाने के लिए? प्रश्न ये भी उठता है उसके साथ। अब बहुत सारी चीजें हैं जो इसके पहले शायद ऋषिका को मालूम होगा कि मैंने कहा था कि वापस सरकार बनने के बाद क्या क्या होगा। तो उसका इशारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है कि जो कानून बदले हैं
और एमपी एमएलए कोर्ट में या अन्य कोर्ट में जो भ्रष्टाचार के प्रकरण खड़े हुए हैं, जिसमें सारे के सारे लोग जो विपक्ष में है ना, ये INDIA गठबंधन जिसको कहते हैं, उसमें जितने लोग हैं मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जो उसमें बच रहा हो, सबके ऊपर अब इसके ऊपर तेजी आएगी। ये मैंने पहले भी यहाँ कहा था। शारदा जी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सामने चुनौतियां बढ़ेंगी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। नहीं, वो चुनौतियों तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना जी। वो तो सारी चीज को मजाक में लेके चलते हैं। जेल चले जाएंगे, क्या हो गया, केजरीवाल गए और लोग जाएंगे, उससे होगा क्या? इसलिए फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कांग्रेस को। कल मैंने देखा किस तरह से खड़गे जी को लोग राज्यसभा में विधान स्पीकर अपने अध्यक्ष किस तरह से बोल रहे थे, उनको जयराम नरेश ने पीछे से टिप्पणी की। तो जो फोटो है वो फोटो शर्मनाक करता है कि विपक्ष का नेता, पार्टी का अध्यक्ष, वो कहता मुझे तो इनने बनाया, सोनिया गांधी ने। अब बताइए, ये तो हालत है कांग्रेस की। तो ये जो पूरा देश इन सारी चीजों को खुली आंख से देख रहा है, देश पूरी खुली आंख से देख रहा है। और जिस तरह से हम बात इसी को लेकर कर रहे हैं कि अब किस तरह की चीजें, किस तरह का इम्पैक्ट और इफेक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जो चीज सदन से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ठीक राजेश जी, आपने जिस तरह से देखिए यहाँ पर बताया गया कि अब संसद सत्र की कार्रवाई में जो भी देखने को मिला, जो व्यक्तिगत बयान सामने आए, जो भी आरोप प्रत्यारोप हमने देखे, कि उसका अब भविष्य में असर क्या पड़ने वाला है। सूरज पाठक हमारे एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के बाद, उनके अभिभाषण के बाद जो बयानबाजी हमने देखी, जिस बयान से शुरुआत वहां पर हुई है, वहां पर हमने ये देखा, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो, धर्म को लेकर बात हुई हो, सूरज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच सहमति और असहमति को लेकर, इससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी है, क्योंकि जो उनके सहयोगी हैं, धर्मनिरपेक्ष सहयोगी, उन्हें साफ तौर पर विभाजन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऋषिका, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि सदन में बात हुई, तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद है, और उस शर्ट को चमकाने में जो पैसा खर्च हुआ वो जनता का था। तुम 90 मिनट बोल सकते हो तो मैं 2 घंटे 17 मिनट बोल सकता हूँ। तुमने हिंदुत्व पर बोला है तो मैं हिंदुत्व पर बोल सकता हूँ। तुमने यदि किसी बात का जिक्र किया है तो मैं उस पर पलटवार कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि सदन क्या सिर्फ इन्हीं चर्चाओं के लिए आहूत होता है? सदन जब सत्र आहूत किया जाता है तब उसमें जो चर्चाएं आती हैं वो जनता से जुड़ी हुई बातें आती हैं, विधेयकों की बात आती है। बात आती है कि वहां जिन विधेयकों पर चर्चा होना है, जिन कानूनों पर चर्चा होना है, वो जनता के लिए कितने हितैषी और जनता के लिए योजनाएं हैं, उन योजनाओं में और क्या बेहतर हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में देखा, ठीक है, अच्छी बात है कि 10 साल बाद देश को नेता प्रतिपक्ष मिला है। 20 साल बाद, 20 साल के कैरियर में पहली बार राहुल गांधी को संवैधानिक पद मिला है। लेकिन जो हमें मिला है उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपादेयता क्या है और उसकी प्रासंगिकता कितनी है, इस बात का भी तो ख्याल रखा जाना चाहिए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार हैं, नेता प्रतिपक्ष पहली बार हैं, लेकिन यदि वहां, जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी उस विषय पे, लेकिन वहां जब बात हुई हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, क्या, क्योंकि वहां एक एक चीज नोट होती है, वहां उस पूरी प्रक्रिया का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। जरूरी था ये शब्द वहां पर बोलना। यदि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना है और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाना है कि ये अपने आप को हिंदू कहते हैं और ये हिंसा की गतिविधि करते हैं, तो तमाम हिंदुओं को उसमें समेटने की आवश्यकता क्या थी? बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी ये बात कह रहे थे कि हिंदू हिंसक होते हैं तो उनके पीछे बैठे कुछ हिंदू ताली बजा रहे थे। ये बात हमने वहां सदन में देखी है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं कि जिन्हें हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो वहां बैठे हुए वो हिंदू लोग भी ताली बजा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर, जिन्हें वास्तव में हिंदुत्व से लेना देना नहीं है, वो राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि यहां हिंदू की बात हुई, सदन की बात हुई, तो यहां ठीक राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया, सरकार की तारीफ की। राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बात यहां उल्लेखनीय है कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ तो अब तक पहली बार देखा गया, क्योंकि जैसा कि एक अनुमान लगाया जाता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है पीएमओ से जाता है, सरकार की गतिविधियां, सरकार की उपलब्धियां राष्ट्रपति गिनाते हैं अपने अभिभाषण में, लेकिन इस बार नीट का जिक्र भी उन्होंने किया है। और उस परीक्षा के जिक्र को लेकर के जब सदन में मांग की रखी गई विपक्ष के द्वारा कि इस पर स्थगन के तहत चर्चा होना चाहिए, तो वो चर्चा नहीं हुई।
धन्यवाद प्रस्ताव जब ज्ञापित किया जा रहा था, उसी ज्ञापन में ये इन बातों का जिक्र किया गया, सदन में हंगामा देखा गया। हर बार देखा, चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन क्या वास्तव में जनता का पैसा सिर्फ इसलिए है, जनता कर इसलिए देती है, अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा सरकार को इसलिए देती है कि वहां सदन में इस तरह की गतिविधियां हो? और बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी बेहतर बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है रिश्ता कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी के उस संबोधन का जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि 2 घंटे 17 मिनट लगातार बोले और इस बीच लगातार शोर शराबा हंगामा वहां पर चलता रहा, लेकिन वो उसी दमदारी के साथ वो एड्रेस करते रहे सदन को लेकर। मैं सीधे डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी के पास में आता हूं। शिशिर उपाध्याय जी, जिस तरह से राधा बल्लभ शारदा जी कह रहे थे या फिर जो कुछ सूरज पाठक जी जिस तरह से कह रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी निशाने पर हैं, कांग्रेस अब निशाने पर है और उसी गति या उस गति से और तेज निशाने पर है जिस गति से राहुल गांधी या कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कहा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को उसी अंदाज में, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये इकोसिस्टम क्या है? यानी कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा भी और लोग हैं जिसको पीएम नरेंद्र मोदी जवाब देना चाहते हैं। बिल्कुल राजेश जी, चूंकि जैसा जिस बात को अभी सूरज जी ने आगे बढ़ाया था, मैं उसी पे पुनरावृत्ति ना हो इसलिए इकोसिस्टम पर सीधा सीधा जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चाहते थे कि जिस भाषा में अगर कांग्रेस जिस तरीके से 240 सीटों पर आ गई है और ये कहीं ना कहीं पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी मशीनरीज का दुरुपयोग कर रही है, वो इंटरनली आपस में जितने लगातार कांग्रेस से भाजपा में लोग आए और वो आने के बाद जिस तरीके की जो परिस्थिति बनी थी, किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास है कि अंदरूनी तौर पर बहुत सारी गलतियां हुई थी और उन गलतियों की वजह से कांग्रेस इतनी फिर से एक बार मजबूत हो गई है कि 240 सीटें पूरे देश में विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास आ गई हैं। अब वो उसी शैली में भाषा में जवाब देंगे और उनको लोगों को जिस तरीके से, जैसा प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी, मैं शारदा जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शारदा जी, अब जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो कांग्रेस ने जो कुछ किया है वह नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी की अपनी गरिमा होती है, लेकिन जिस स्तरहीनता का सत्ताधारी दल जवाब दे रहा था, क्या विपक्ष को अपनी बात रखने का हक नहीं होना चाहिए? क्या विपक्ष सदन में अगर आ रहा है और वो अपनी बात नहीं रखे, क्या सदन में जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, और आपको ध्यान होगा कि राजनाथ सिंह जी इंटरफेयर कर रहे थे, अनुराग ठाकुर जी इंटरफेयर कर रहे थे, उसी समय शिवराज सिंह चौहान जब लगातार पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे थे उस समय लगातार, यानी कि 2 घंटे 17 मिनट लगातार हंगामा करता रहा। बिल्कुल, लेकिन उसके पहले जब राहुल गांधी या विपक्ष के लोग बोल रहे थे तो उसको अगर शालीनता से सुना जाता, विपक्ष की आवाज को पूरी तरह से राजेश जी अगर सुना जाता, तो मुझे लगता है कि ये बहुत उचित था कि शारदा जी की जो बात है कि बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं तो साइलेंट रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को मर्यादित रहना चाहिए, क्योंकि सदन में सिर्फ ये राजनीति करने जा रहे हैं, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। उन्होंने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि बात आई है कि हंगामा होता रहा, प्रधानमंत्री बोलते रहे, चाहे विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, यह एक बात आती है कि जब सदन के नेता बोलते हैं, खड़े होते हैं, तो बाकी सभी सदस्य बैठकर बात सुनते हैं। नियम है, ये लिखा हुआ नियम है, ये सदन में लिखा हुआ नियम है, तो नियम की अवहेलना भी तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल अवहेलना हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि सदन की मर्यादा, लोकसभा और राज्यसभा की मर्यादाएं कहीं ना कहीं खंडित हो रही हैं, और इसके लिए और इसके लिए जिम्मेदार दोनों दल हैं, मुख्य दल दोनों ही जिम्मेदार हैं। इनको बैठकर, आप शायद सूरज जी आपने प्रतिदिन की कार्रवाई देखी होगी, जनता के मुद्दों पर कहीं कोई गंभीरता नजर नहीं आई है और कुछ ठहाके लगाते नजर आते हैं किसी जनता के। जिस तरीके का हाथरस का मामला आया, हाथरस पे प्रधानमंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे और जिस तरीके से हाथरस में जो घटना हुई थी उसका जिक्र किया उन्होंने, सदन में उस समय कुछ जगह ठहाके लग रहे थे, उनके नारे लग रहे थे। यहाँ पर शिशिर जी, आपने जैसे कि कहा कि जो जनता के मुद्दे थे, जो जन मुद्दे थे, उन्हें कहीं ना कहीं सत्र से पूरी तरह गायब कर दिया गया और जो व्यक्तिगत बयान थे उन पर हंगामा होता रहा। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने शुरुआत में भी, जब पहला दिन था सत्र का, तब भी उन्होंने अग्निवीर नीट ये जो मुद्दे उठाए थे, लेकिन ये अलग बात है कि इस पर चर्चा बाद में नहीं हो पाई। उसके दूसरे और तीसरे दिन भी उन्होंने 20 मुद्दे ऐसे जो उठाए थे जो जनता से जुड़े हुए थे, पर उस पर भी चर्चा नहीं हुई। कहीं ना कहीं गंभीर स्थितियां यहाँ पर पैदा होती है। सदन की गरिमा की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उसे तो भंग करने का काम किया
ही गया है। अशोक भटनागर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी यहाँ पर। जिस तरह से हम भाषण को लेकर बात कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी का हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, राहुल गांधी ने जब हिंदुत्व को लेकर अपना बयान दिया था तब बाकी मुद्दों से अलावा उनका ये भी कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। ये कहने का भी उनका तात्पर्य था, इस पर भी तो चर्चा हो सकती थी। देखिए, ये जो 8वीं लोकसभा का सत्र था वो मूलतः शपथ के लिए था, और जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, शिशिर ने जो कहा है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर विपक्ष के नेता को बीच में टोका जाएगा तो फिर नेता सदन को भी टोका जाएगा। और 14 के बाद आज तक बहुत माहौल बदल गया है। मैंने तो 80 से 90 एक दो बार सदन देखा है, तो पता ही नहीं लगता था कि बीजेपी कौन है, विपक्ष कौन है और सत्ता पक्ष कौन है। इतने घुल मिल के रहते थे। पर 14 के बाद हम सुनते हैं कि बहुत कटुता आ गई है, और सदन में शायद कुछ सदस्य ऐसे भी हैं, वो बीजेपी के हों, विपक्ष के हों, कांग्रेस के हों, जो आपस में दुआ सलाम भी नहीं करते। ऐसा पहले नहीं था। और राहुल गांधी, देखिए, सदन मेन है पब्लिक के मुद्दों के लिए। ये सदन तो छोटा था और ये टेलर है। अब आप देखिए, विपक्ष बहुत मजबूत है। मोदी जी ने 10 साल जो विपक्ष देखा है वो विपक्ष था ही नहीं, और निलंबन भी कर देते थे अध्यक्ष जी कि 140 100 जो पिछले बार निलंबन किए थे, ये पहली बार हुआ है। इसके पहले कभी नहीं हुआ। पर ये 6 दिन के सत्र में अब पता लग गया है। राहुल गांधी ने मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं करी थी। भाई, उसने नीट वाले मुद्दे पे कहा था, तो जब कोई गलत बात नहीं की थी तो फिर आम मुद्दों से हटकर वो हिंदुत्व वाले बयान पर क्यों आ गए? सवाल ये है कि ये हिंदुत्व का मुद्दा उठाने की जरूरत ही क्या थी? देखिए, ये हाउस में भी राजनीतिक करते हैं, वो ये मजीदे भजन गाने नहीं आए। तो मेन उद्देश्य उनका कि अपने वोटों की राजनीतिक भी करे। दोनों कर रहे थे, कांग्रेस भी कर रही थी, बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर बात जी। एक बात आ रही है कि जैसा आपने कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, फिर यदि गलत नहीं था तो वो संविधान संसद के रिकॉर्ड में से उनके शब्द हटाए क्यों गए? भाषण के अंश क्यों हटाए यदि गलत नहीं थे तो? देखिए, मैंने पाठक जी पहले ही कहा है, 14 के बाद बहुत चेंज हो गया है जी। सदन की कार्रवाई में से कुछ शब्द ही हटना चाहिए। हाँ। जो कि वो शिवजी की तस्वीर वाली बात तो वो वहाँ से नहीं हटाई गई है, सिर्फ शब्द ही हटाए गए हैं। अरे, हिंदू हिंसक उनने नहीं कहा है। हाँ। सर, आ रहे उनने ये कहा है कि हिंदू आप नहीं है। हाँ। मोदी जी हिंदू नहीं है। ये कहा था कि बीजेपी और आरएसएस ने हिंदू समाज का ठेका लेकर नहीं रखा। मुझे लगता है कि ये बात बाद में समझ में आई जब उनके साथियों ने कहा कि आप तो ऐसा कर गए। हिंदू तो जी ना, देखिए, राहुल गांधी हर सभा में चुनाव के दौरान भी कहते रहा, ना धर्म की ठेकेदारी बीजेपी की है और ना हिंदुत्व की ठेकेदारी बीजेपी की है। और अगर जिस दिन क्यों पहनते? ठीक है, अशोक जी आ रहे हैं। मैं अशोक जी के पास ही आता हूँ मैं। और जिस तरह से जिसकी शुरुआत आपने जब भटनागर जी के पास आई, जब जिससे शुरुआत आपने कही थी कि मणिपुर पर पीएम नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोले। अगर पीएम नरेंद्र मोदी को देखा जाए, लोकसभा में देखा जाए, राज्यसभा में देखा जाए, तो उनका लोकसभा में एक अलग अंदाज था। जिस अंदाज में राहुल गांधी ने उन पर वार किया, और उसी अंदाज में उन्होंने प्रचंड वार वहां पर किया। फिर जब वो राज्यसभा पहुंचते हैं तो उनका अंदाज एक अलग था। उन्होंने राज्यों और केंद्र के बीच में क्या संबंध है उसकी भी चर्चा की। उन्होंने मणिपुर की चर्चा की और मणिपुर पर वहां पर खुलकर बोले। मैं सीधे अशोक गौतम जी के पास में आता हूं। अशोक गौतम जी, जिस तरह से जो पीएम नरेंद्र मोदी का जो रूप था, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग, किस रूप में देखें? क्योंकि वहां उसकी जरूरत उनको थी, उस टाइमिंग की जरूरत थी, वहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर राज्यसभा में जैसी जरूरत थी उसका इस्तेमाल वहां पर किया। सक्सेना जी नमस्कार। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये 18वीं लोकसभा है, ये भारत के लिए बहुत ही शुभ है। 18 का आंकड़ा, 18 हमारे गीता के अध्याय हैं, 18 प्राण हैं, 18 उपनिषद हैं, जिसका पूर्णांक 9 होता है। 9 भारतीय संस्कृति में बहुत अहम रखता है। 65 करोड़ से ज्यादा जनता ने वोटिंग किया है, और 18 वर्ष की आयु मतदान आयु होती है। और इसके बाद जो 65 करोड़ जनता ने मतदान किया, और उस जनता ने मोदी को समर्पण देश के चलाने का मौका दिया है। रही बात ये संसद चलने की, 24 जून से 2 जुलाई तक
जो संसद चली है उसमें 34 घंटे काम हुआ है। 34 घंटे में 103% काम हुआ है। वो टोटल काम का, चाहे प्रोटेम स्पीकर हो, चाहे वो स्पीकर का हो, उसका प्रतिपक्ष का नेता हो, सभी जो है काम की दृष्टि से 103% काम आंका गया है। और बड़ी बात इसकी कि ये कहते हैं कि हिंदू, आप जो है वो अपरिपक्व बालक की तरह से, अल्प विकसित बुद्धि की तरह से क्यों जवाब करते हैं हर बार कि जो है कि हिंदू जो है हिंसक है। क्या आज तक आपने कोई आतंकवाद जितने भी पकड़े गए किसी हिंदू को पकड़ा गया? जब कांग्रेस कहती है भगवा आतंकवाद, आज कोई भी पकड़ा गया आज तक कोई? अशोक जी, बात तो वही है ना, वहाँ पर ये कहा ही नहीं गया ना कि हिंदू हिंसक है। वहाँ पर ये कहा गया कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। उन्होंने बाद में, एक राधा वल्लभ जी आ रही हूँ, उन्होंने बाद में इसको ठीक कहा। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी और आरएसएस के लिए कहा है, बीजेपी और आरएसएस ने हिंदू समाज का ठेका लेकर नहीं रखा है। तो उन्होंने इसको लेकर कहा। तो हिंदुत्व को लेकर बात, अब देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए और क्या धर्म को लेकर सदन में बात करने की जरूरत थी भी या नहीं। अजय श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगी यहाँ पर। देखिए लगातार हम क्योंकि इस पर बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वार पलटवार रहे, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने बालक बुद्धि भी कहा। इस शब्द का प्रयोग करना नेता प्रतिपक्ष के लिए भविष्य में कितना सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने पक्ष विपक्ष देखे, अब देखिए तमाम मुद्दे हैं, परिसीमन से लेकर रोजगार सृजन तक के, उन विवादास्पद मुद्दों पर सहमति बनना जरूरी है। और ऐसे में अगर ऐसी बातें सामने आएंगी, ऐसे बयान सामने आएंगे, तो भविष्य में क्या परिदृश्य नजर आ रहा है? देखिए ऋषिका जी, प्रश्न इस बात का है कि जो सदन का संचालन है, ये मतलब एक 1990 की घटना है, जब भारत में लोकसभा के चुनाव हुए और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। तो जब राजीव गांधी बाहर निकले सदन के, तो जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष बना हूं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि जिंदा कौम 5 वर्ष तक इंतजार नहीं करती। मतलब जिस डॉक्टर लोहिया का विरोध उनके नाना जी करते रहे, माता जी करती रहीं, उस लोहिया को याद नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो नेता प्रतिपक्ष बने तो उन्हें डॉक्टर लोहिया याद आए। जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, देश के राजकाज और कैसे आप सिस्टम को चलाएंगे, तब बीपी सिंह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मुझे एक डिपार्टमेंट समझने में 6 महीने का समय लगता है, मुझे पूरे हिंदुस्तान को समझने के लिए 6 सप्ताह का समय तो दीजिए। तो देखिए कि जो पक्ष और विपक्ष की जो जब चर्चा होती है तो उसमें उन बातों की उल्लेख होता है कि जो कहाँ किया जाए, किस बात को आगे बढ़ाया जाए। सदन में जो चल रहा है कि राहुल गांधी जो हैं उनको वो जो बात कह रहे हैं उसमें वो मुद्दे कह रहे हैं जो विवादास्पद हो जाएं। यदि वो ये कह रहे हैं तो ये पहली बार नहीं कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मैं जो हूँ खान पान से मुसलमान हूँ, रहन सहन बाई कल्चर जो हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ और एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। अब वो हिंदू थे तो वो अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। तो अब इन्होंने उनके जो उन्हीं के मतलब बारिश ने जो है राहुल गांधी ने कह दिया कि हिंसक हिंदू हैं। ये पहली भावना नहीं है। ये जो भावनाएं चलती हैं वो चलती हैं कांग्रेस की एक धर्मनिरपेक्ष नीति है, उसके अंतर्गत परंपरा चली आ रही है। बिल्कुल बेहतर बात जी कह रहे हैं। और जिस तरह से रिस्का जब सत्र की शुरुआत होने से पहले तमाम तरह के प्रोडक्शन हो रहे थे कि इस बार पीएम जो नरेंद्र मोदी है वो उस ताकत के साथ नहीं दिखेंगे, उस आत्मविश्वास के साथ नहीं दिखेंगे, कहीं ना कहीं एक कमजोर प्रधानमंत्री सदन में दिखेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो विपक्ष काफी संख्या लेकर तकरीबन 236 के आसपास जो उनका आंकड़ा है, पिछली बार 142 था, तो आत्मविश्वास से वो लवरेज थे। लेकिन जिस तरह की चीजें हुई और जिस अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आप को वहां दिखाया, मैं राधा वल्लभ शारदा जी के पास में आता हूं, ये क्या ऐसा रहा है राधा वल्लभ शारदा जी कि पीएम नरेंद्र मोदी को जिस तरह से पहले कमजोर दिखाया गया, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर भाजपा उस जादुई आंकड़े पर नहीं है, उससे नीचे है, सहयोगियों के साथ एनडीए के साथ वो है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का ये रूप किस रूप में देखते, क्या उन्होंने दिखा दिया है कि नहीं भले हमने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है लेकिन हम उसी अंदाज में काम करेंगे जिस अंदाज में हमने 14 में 19 में काम किया। देखिए 2 घंटे 15 मिनट भाषण देना हाउस के अंदर 17 मिनट तो 2 घंटे 17 मिनट कम नहीं होता।
और वो भी इतने शोर शराबे के बीच में। तो प्रधानमंत्री का विचलित न होना ये बताता है कि इस देश का विकास होगा, देश के मुद्दे जो है आम जनता के, उन पर काम किया जाएगा। अब दूसरी एक चीज और कह देता हूं मैं इसमें कि राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों ने जो संदेश दिया है दोनों पक्षों को कि भाई संविधान के अनुसार चलेगा, नियम जो कानून प्रक्रिया है उसके अनुसार चलेगा। जब सत्ता पक्ष का नेता या विपक्ष का नेता बोलता है तब किसी को भी बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। अदरवाइज उनने इशारे में कह दिया अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो मैं बाहर कर दूंगा, जैसे पहले हुआ था 153 लोगों को बाहर कर दिया था, वही स्थिति। तो न राज्यसभा के अध्यक्ष कमजोर है, न लोकसभा के अध्यक्ष कमजोर है, और न प्रधानमंत्री कमजोर है, और न विपक्ष। अब विपक्ष में राहुल गांधी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इनको अपनी तैयारी करके आना चाहिए और मुद्दे पे बात करना था कि भाई जो बीच में पूरे चुनाव के दौरान चली बेरोजगारी है, महंगाई है। राहुल गांधी ऐसा करेंगे क्योंकि अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसी अंदाज का रहा है। हाँ। लगता है आपको कि जो चीजें आप कह रहे हैं उनको ये चीज उठाना चाहिए, तब तो वो जनता के लिए है। अगर ये नहीं उठाएंगे तो जनता अगली बार नकार देगी। अब आप आगे 3-4 राज्यों के चुनाव होने, उसमें रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा आपको। उसमें देखने लायक होंगे कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें रिजल्ट क्या होते हैं और किन मुद्दों को उठाया जाता है। क्या लोकसभा में जिन मुद्दों पर हमने राजनीतिक दलों को लड़ते हुए देखा है वही मुद्दे आगे जाएंगे, धर्म को लेकर और जितने भी मुद्दे उठाए गए, क्या इन्हीं मुद्दों पर विधानसभा चुनाव में लड़ाइयाँ होंगी राजनीतिक दलों के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं सूरज जी यहाँ पर 1 मिनट, मेरे को 1 सेकंड चाहिए, सिर्फ 1 सेकंड बोलिए। मेरा कहना ये है कि जो लोग इस तरह से वहाँ हंगामा करते हैं, तो जैसे जिस तरह से मध्य प्रदेश में कश्यप जी ने उदाहरण पेश किया है कि न मैं वेतन लूंगा न भत्ते लूंगा, उसी तरह से ये तो अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन लोकसभा स्पीकर को चाहिए, राज्यसभा के उनको चाहिए कि इनका वेतन भत्ता सब काट देना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? तो नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ। ठीक है सूरज जी, इस पर भी आप प्रतिक्रिया दीजिए ना जो राधा वल्लभ जी कह रहे हैं। दूसरा, 18वीं लोकसभा में जो टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, आपको लग रहा है कि भविष्य में ये जो जनता के मुद्दे हैं उनमें सहमति बनाने में कारगर साबित होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ही राजनीतिक दलों को नेता को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, उसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी सीमाएं अब तय कर लेनी चाहिए कि अपनी घृणा किस हद तक रखनी चाहिए। सर, इसीलिए तो लोग राजनीति में आते हैं ऋषिका जी, कि जहां सीमाएं नहीं होती। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले 2 बातें रखना चाहूंगा। हमने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र को जब देखा तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय के सत्र की याद आ गई। जब प्रधानमंत्री का अभिभाषण चल रहा है, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगाए जो बातें कही गई उसको पलटवार कर रहे हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे हैं। उस समय जब हंगामा हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, तब मुझे वो याद आया जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था प्रधानमंत्री होते हुए। उन्होंने कहा था जब शोर शराबा ऐसे ही हो रहा था उनके भाषण पर, तब उन्होंने कहा था कि झील पर बादल बरसता है हमारे देश में और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, होठों पर हंसी का बचपना खेल जाए तो बड़ी बात है, वरना पागलों और दीवानों को छोड़कर कौन हंसता है हमारे देश में। बहुत प्यार से उन्होंने विपक्ष को शांत करवाया था। एक वो समय मुझे याद आया। दूसरा, जिस तरह से सत्र आहूत किया गया, हमने देखा कि जब चुनाव की बात आई, स्पीकर के चुनाव की बात आई, कांग्रेस जानती थी कि संख्या बल कितना है, उसके बावजूद भी पूरे सत्र का 1 दिन बर्बाद कर देना अपना प्रत्याशी उतार करके। यदि नाम गया था ओम बिरला का कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनको प्रस्तावित कर रहे थे, तो बिना इस वजह के कि हमें सिर्फ 1 दिन सत्र का बर्बाद करना है, 1 दिन कोई कार्रवाई ना हो, इस कारण से हमें अपना प्रत्याशी खड़ा करना, जानते हुए कि हम हार जाएंगे, ये कितना औचित्यपूर्ण था, इस पर सवाल होना चाहिए, इस पर बात होना चाहिए कि क्या सत्र का 1 दिन सिर्फ इसलिए भेंट चढ़ाया गया कि हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी कि इस बार हम पिछले बार से ज्यादा मजबूत होकर के आए हैं, इस बार हम 54 नहीं है, इस बार 99 है, क्या सिर्फ इसलिए प्रत्याशी उतारा गया? रही बात जो आपने कही कि वो मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं जिनको उठाना जाना चाहिए था, हमने तो चुनाव में भी वो मुद्दे नहीं देखे हैं। चुनाव में हमने मंगलसूत्र देखा है, चुनाव में इनहेरिटेंस टैक्स देखा है, हमने तो चुनाव में भी ये नहीं देखा कि युवाओं को रोजगार की बात कही। कांग्रेस ने कहा कि हम 30 लाख रोजगार देंगे, देंगे कहां से? वैकेंसी है देश में इतनी, केवल पेड़ के पत्ते गिनना जरूरी नहीं होता, पेड़ कितना मजबूत है उसकी जड़ में जाना आवश्यक होता है। कांग्रेस ने कह दिया था अपने घोषणा पत्र में कि हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कहां से देंगे? क्योंकि ये जो हवाई बातें थी, इन हवाई बातों पर चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर विश्लेषण किया है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सूरज पाठक जी बेहतर बात कर रहे हैं और हम लगातार बात इसी को लेकर कर रहे हैं कि ठीक है, सत्र अब अनिश्चित काल के लिए समाप्त हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो चीजें हैं उसकी जो इफेक्ट है, मैं सीधे डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी के पास में आता हूँ।
शिशिर जी, सीधा पॉइंटेड सवाल इस बात को लेकर है कि जो तकरार राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच में दिखी, अब बात इस बात की चर्चा है कि सदन के बाहर जो लड़ाई है, जो आर पार की लड़ाई, जो आमने सामने है, तमाम मामलों का जिक्र हो रहा है कि अब चाहे अगस्ता वेस्टलैंड की हम बात करें या फिर राहुल गांधी पे जो केसेस उनकी बात करें, क्या ये लड़ाई आपको लगता है कि अब और बढ़ेगी दोनों के बीच में? राजेश जी, चूंकि बड़ा अफसोस होता है जब हमारे साथी लोग एक चश्मे से देखते हैं, सिर्फ एक चश्मा लगा होता है। इनको 10 साल के देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पूरे के पूरे विपक्ष को कुचल दिया जाए, एक साथ बाहर कर दिया जाए, कभी नहीं हुआ था देश के इतिहास में। जिस तरीके से ओम बिरला जी ने जो कुछ किया था, ये विपक्ष की जिम्मेदारी थी, 240 लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त करें, विरोध व्यक्त करें। और जो हालात हुए थे, देखिए, आपने अभी 30 लाख की बात करी, मुझे लगता है कि सूरज जी आपको भारतीय जनता पार्टी के उस भाषण का ध्यान रखना चाहिए जिसमें 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में देने की बात कही थी, मोदी की गारंटी देने की बात कही थी। मेरा मतलब ये होता है कि कम से कम हम समाज का दर्पण हैं, हम निष्पक्ष बात करें कि विपक्ष तो अपना रोना रोएगा, लेकिन विपक्ष किसके पास जाएगा? विपक्ष सदन में अगर अपनी बात नहीं कहेगा और आप उसको लात मार के बाहर कर दो, कह दो ये गलत बात कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी बनती है सत्ताधारी दल की। सत्ताधारी दल को बैठाल के उनकी बात पूछना चाहिए, उनसे चर्चा करना चाहिए, लेकिन ना तो देश में होता है ना प्रदेश में शिशिर जी, होता है। आपको नहीं लगता कि ठीक है, आपने आरोप लगा दिए जी। बिना किसी सिर पैर के, जी। ना कोई एविडेंस है, ना उसके पीछे तर्क? वो तो कह रहे हैं ना, जी। लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि ठीक है, लाइए एविडेंस रखिए, उसके तर्क रखिए, लेकिन राहुल गांधी आरोप लगाने के बाद कोई तर्क सामने नहीं रख पाए। ये भी तो एक बड़ा सवाल है शिशिर जी। राजेश जी, यही स्थिति सत्ताधारी दल की भी है। सत्ताधारी दल ने, आप ये बताइए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर क्या अल्प बुद्धि बच्चा कहने का देश के माननीय इतने बड़े शीर्ष पद पर हैं और विपक्ष का नेता भी उसी पद पे, क्या सदन में ये मर्यादित था? आप मानते हैं कि जय फिलिस्तीन का नारा सदन में मर्यादित था? बिल्कुल मर्यादित नहीं था, बिल्कुल नहीं होना पहले चाहिए। जय फिलिस्तीन का नारा देना सर, फिर जय हिंदू राष्ट्र का नारा देना, देखिए दोनों नारे हमें ऐसा लगता है कि सदन में आप अपना दुरुपयोग कर रहे हैं। सदन होता है जनता के मुद्दों की चर्चा करने का, और जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुझे ऐसा लगता है राजेश जी कि इन पर सब लोगों को बैठकर कहीं ना कहीं मर्यादाएं खत्म हुई हैं। जनता के मुद्दे एक तरफ, व्यक्तिगत अवहेलना दोनों तरफ से की गई है। दोनों तरफ से व्यक्तिगत जो रंजिश भुनाने के लिए सदन नहीं है। हमारी खून पसीने की कमाई का करोड़ों रुपए मिलता है। शिशिर जी, इसलिए कहा कि आगे जिस तरह की तकरार है, लड़ाई है, और बढ़ेगी, यही है और बढ़ेगी। अगर राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज देखें जी, जिस अंदाज में वो सदन में बैठे दिखे और जिस तरह से कह रहे थे अपने साथियों को कि नहीं आप सामने आइए, आप गर्भगृह तक पहुंचिए, ये जो चीजें दिख रही थी, जो उनके अंदर जो चीजें हैं, उसी को लेकर लग रहा है कि जब राहुल गांधी इस रूप में है तो मोदी ने भी कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर दिया कि नहीं, अब हम उसी अनुसार आपको जवाब देंगे। बिल्कुल राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम 2014 के पहले अगर जाएं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और वो उनकी आपके नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर आज कांग्रेस हंगामा कर रहा है, इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ 4-4, 6-6 दिन सदन नहीं चलने देती थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद पता नहीं क्या होता है, आज उनको बंगाल तो दिखता है, बंगाल की हिंसा तो दिखती है, लेकिन एक के मुंह से कभी मणिपुर की हिंसा की बात नहीं होती है। ठीक है। क्या बंगाल में जो कुछ होता है, शिशिर जी मणिपुर में बोले हैं, राज्यसभा पर बोले हैं पीएम मोदी, उन्होंने कहा कि 95 में क्या स्थिति थी, लगातार 5 साल किस तरह से हिंसा मणिपुर में हुई है। जी नहीं, लेकिन राजेश जी, क्या 95 में था और आज आप सीना ठोक के 15 साल से 10 साल से सत्ता में हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि 95 में भी थी और अभी भी थी, तो आपका औचित्य क्या? मतलब आप भी कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है क्या? आपको ये डंके की चोट पे कहना चाहिए कि हम उसका जो देश पूरा एक है, मणिपुर अगर है तो बाकी देश भी एक ही है, बंगाल में भी नहीं होना चाहिए और मणिपुर में भी नहीं होना चाहिए। इसको लेकर शिशिर जी जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बोले हैं, लेकिन जनता के साथ साथ विपक्ष भी जो है वो इस बात पर जवाब जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आके आकर मणिपुर पर कोई ना कोई राय तो स्पष्ट करे। हालांकि उन्होंने अभी ये कह दिया कि मणिपुर में अब हिंसा नहीं हो रही है, वहां पर स्थितियां सामान्य है, लेकिन धरातल पर वहां की तस्वीरें भी कुछ और है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे को लेकर पहले बोलते तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं ठीक होता। लेकिन अशोक भटनागर जी, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, जिस तरह से हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि पक्ष और विपक्ष के बीच में हम कटाक्ष तो लगातार देख रहे हैं, पर अब इस कटाक्ष को लेकर सर
कहीं ना कहीं भारत की जो परवाह करने वाले लोग हैं उन्हें भारत की अब चिंता सताने लगी है, क्योंकि अगर पक्ष और विपक्ष का ये रवैया रहेगा, जैसे शेषर जी ने कहा, बार बार वो ये कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे कहीं भी नहीं उठाए गए और अनिश्चितकालीन के लिए जो सत्र जो है वो समाप्त हो गया है। जनता के मुद्दे उठाने चाहिए थे, क्योंकि जो शपथ लेने का समय था वो मात्र 2 दिन का था, बाकी दिनों में जनता के मुद्दों पर ही बात होनी थी, जो नहीं हो पाई। देखिए, अभी जैसा पाठक जी ने कहा था, लोकसभा स्पीकर को लेके सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी थी कि उन्हें विपक्ष से बैठ के बातचीत करके और इसका निर्णय करा लेना था। राजनाथ सिंह ने 3 बार फोन किया। नहीं, राजनाथ सिंह नहीं, प्रधानमंत्री और 4-5 लोग बैठते, बात करते, फोन पे बातचीत नहीं होती है ये। और आप हाउस में बैठे, देखिए ये सिर्फ राजनीतिक 14 के बाद बहुत बदल गई है, और 14 के बाद बिल्कुल संवाद वाली बात नहीं रही है। और आने वाले, अब गलती विपक्ष से ये हो रही है कि वो 14 का 19 का विपक्ष समझ रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, कि बहुत कमजोर है। अब ये कमजोर नहीं है, ये बहुत मजबूत है, और आने वाले वक्त में ईमानदारी से जो कुछ 14 और 19 में 10 साल हुआ है वो नहीं होगा। मुझे उम्मीद है हाउस अच्छे से चलेगा और हर पब्लिक की। लेकिन भट्टनागर जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं विपक्ष को या राहुल गांधी को चश्मे को उतारना पड़ेगा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तभी तो स्थिति या परिस्थिति इस लायक बनेगी कि ठीक है हाउस में जाने से पहले आपस में ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। राहुल गांधी चश्मा भी उतार लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्ता पक्ष को भी अपना चश्मा उतारना चाहिए। विपक्ष बहुत मजबूत है और सत्ता पक्ष स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अब एनडीए सरकार है, ना मोदी सरकार है ना बीजेपी सरकार है, बहुत अच्छा चलेगा। पब्लिक की समस्या, मुझे विश्वास है कि पब्लिक की समस्या पर अब चर्चा लोकसभा में होगी। भट्टनागर जी, 2 चीजों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा आपका, 2 चीजों पर। एक तो संविधान की प्रति लेकर के शपथ लेना कितना सही था, क्योंकि बाकी लोगों ने नहीं लिया, कुछ लोगों ने लिया विपक्ष के नेताओं। दूसरा, ओपी चौधरी द्वारा सेंगोल पर सवाल उठाना कि सेंगोल यहां से हटा दिया जाना चाहिए, क्या ये जायज था सदन की कार्रवाई में? देखो पाठक जी, सब राजनीतिक कर रहे हैं। जब विपक्ष, सत्ता पक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष क्यों नहीं करेगा? शुरुआत तो यहाँ से विपक्ष ने की थी ना अशोक जी, पहले तो वही पहुंचे संविधान की कॉपी लेकर। मैं सहमत हूँ आपसे। संविधान का तो नाम नहीं लेते थे। आप पिछले 70 साल का लोकसभा की कार्रवाई उठा के देख लो। अब की से चुनाव जो जीता गया है वो संविधान के नाम पर जीता गया है। बीजेपी की, जो मेरा अपना मत है, अपना अभिमत है कि बीजेपी ने जो सीटें गवाई हैं वो कहीं ना कहीं, आप इसे जुमला कहिए, कुछ भी कहिए, पर जनता ने, मतदाताओं ने ये एहसास किया कि संविधान खतरे में है और जिसका खामियाजा सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ा, उनकी सीटें कम हुई। स्पष्ट बहुमत नहीं। अशोक गौतम जी के पास में आ जाता हूँ। अशोक गौतम जी, सीधे राहुल गांधी का जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो पहली बार किसी संवैधानिक पद पर दिखे, आपको लगता है कि उस पद के साथ उन्होंने न्याय किया? उन्होंने न्याय नहीं किया है सर। आजादी के बाद दूसरी ऐसी सरकार आई है, 3 बार लगातार चुन के आई है, जनता ने उसको आशीर्वाद दिया है। कोई पहली बार अपने किसी संवैधानिक पद में बैठे हैं और खुद तो पूरा संविधान को सुनते रहे, जो भी वहां पर डिबेट हुई, और दूसरे उनके जितने भी साथी थे 98 या 2 से 34, तो सबसे हल्ला मचवाया गया। क्या ये उचित था? कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए था कि 10 साल के कार्यकाल को देखने के बाद जनता ने मोदी जी को, एनडीए को, मोदी जी को मत दो, एनडीए को बहुमत दिया है, जांचने परखने के बाद ही दिया है। ऐसा नहीं है कोई अकस्मात दे दिया हो। 10 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। कोई सरकार बहुत अच्छी तरह से चलेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो वो तो खुद सेल्फ गोल करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। कुछ 1-2 गोल है और ऐसे सेल्फ गोल, उनके सावरकर के ऊपर केस चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं कई बार, चौकीदार चोर है, फलाना है। तो क्या इन्हीं मसलों को लेकर अब अटैक होगा राहुल गांधी पर, की तरफ? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा।
ठीक है अशोक गौतम जी, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया, देखिए तमाम मामलों पर राहुल गांधी के ऊपर केस चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सूरज जी ने जिस तरह से बात उठाई थी कि संविधान की कॉपी लेकर विपक्ष पहुंचता है, उस पर अनुराग ठाकुर ने सर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि अगर अभी पूछ लिए जाए कि संविधान में कितने पन्ने हैं तो आप वो भी नहीं बता पाएंगे, संविधान की कॉपी लेकर तो आप यहाँ पर पहुंच गए। तो ये तमाम सवाल है और ये इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जिस तरह का कटाक्ष हमें संसद सत्र में देखने को मिला है, इसका परिदृश्य भारत में इसके भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि अगले 5 साल के लिए सरकार एक तरफ लक्ष्य तो तय कर रही है, लेकिन सामने विपक्ष है मजबूत और इसको लेकर साथ साथ चलने में सहमति कहाँ बन पाती है, कहाँ नहीं बन पाती है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अजय श्रीवास्तव जी, अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरी परिचर्चा पर आपकी लेना चाहूंगे। और सर देखिए, सवाल मेरा यही रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचंड प्रहार में राहुल गांधी के ऊपर चल रहे उन तमाम मामलों का जिक्र किया है जब वो कोर्ट में पेश हुए। देखिए मैं आपको बता भी देती हूँ, उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम एक भी बार नहीं लिया अपने पूरे भाषण में, और उन्होंने एक स्कूली बच्चे की तरह किस्से सुनाए, स्कूली बच्चे के तौर पर उन्होंने उदाहरण देकर ये कहा। और उन्होंने देखिए कहा, ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं, इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदार बयान देने के लिए माफी मांगनी पड़ी है, इन पर महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व पर अपमान करने का मुकदमा, इसके तमाम मुद्दे उन्होंने गिना दिए। अब इसके बाद जो संसदीय मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने भी कहा कि कितने भी विशेष परिवार से हो, अगर झूठ मिला है, बोला है आपने, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब ये जो तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं यहाँ पर कि क्या जिस तरह से बाकी मंत्री, विपक्षी मंत्री जेल होकर आए हैं, यही अटैक प्रधानमंत्री का देखने को मिलने वाला है राहुल गांधी के ऊपर, और इसीलिए ये मुद्दे गिनाए गए हैं। देखिए, राहुल गांधी जो हैं, विपक्ष मजबूत होना संख्या बल से नहीं रहता है। विपक्ष में जब थोड़े लोग भी रहते थे, तब जो संसद में बहस चलती थी वो किस आधार पे चलती थी, वो एक तारतम्य और एक अच्छा माहौल उसमें रहता था। पहले जो बहस चलती थी, उस बहस में कई मुद्दे रहते थे जो आज हल हुए हैं। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी में सबसे बड़ी क्या है कि वो अध्ययन नहीं करते हैं, समस्याओं की उन अध्ययन में उनकी बारीक पकड़ जरूरी है, उस पर बहस होती है। ये थोड़ी है कि आप 99 हो गए या आपका संख्या बल ज्यादा हो गया तो आप उन्हें काम नहीं करने देंगे। आपके जो सांसद आ रहे हैं वो पूरे टाइम पे सांसद निधि में उलझे रहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में उलझे रहते हैं। उन्हें लोकसभा का कौन सा कानून जरूरी है, कौन से कानून के लिए कौन सा वो होना चाहिए, जिससे कि पूरे संसद की होना चाहिए। राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी ने ये नियम बनाया था कि संसद में जो भी कार्यवाही हो उसे जनता को सार्वजनिक किया जाए, उसी के बाद में ये नियम बना और आज हम और आप उस पर बहस कर रहे हैं। तो जो संसद का कानून उनने इसलिए थोड़ी बनाया था कि राहुल गांधी और ये सब लोग नारेबाजी करें, कानून इसीलिए बना था कि वो जो वहां पर सार्थक बहस हो, जो मुद्दे हो वो गहन हो। अब राहुल गांधी जिन मुद्दों पे बात करते हैं या कोई भी बात करते हैं, अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि विपक्ष को कुचला गया 142, अरे 1975 में जब आपातकाल लगाया था तब 2 लाख लोगों को 19 महीने जेल में रखा, वो कुचलना नहीं था क्या? तो प्रश्न इस बात का है कि जो कार्यवाही की जाती है आगे वो आ जाती है। कहा था उस इकोसिस्टम को लेकर जिसका जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में किया था, वो इकोसिस्टम न केवल भारत में बल्कि उनका इशारा जो बाहर से जो शक्तियां काम कर रही हैं उनके ऊपर था कि न केवल भारत के जो इकोसिस्टम में लोग काम कर रहे हैं या जो बाहर काम कर रहे हैं वो भी उनके निशाने पर है। बिल्कुल ठीक है राजेश जी। राधा वल्लभ जी, इस पर आप जवाब भी देना चाह रहे थे। मैं बात है इकोसिस्टम पर बोल रहा हूं। आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो, जिस समय लोकसभा का सत्र चल रहा था तो राहुल गांधी ने कौन सा इशारा किया था? जिस सिस्टम पर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इशारा किया था कि इसको हटा दो। ये इकोसिस्टम था राहुल गांधी का इशारा, जिसको जो लोगों ने देखा है उनको तो समझ में आ गया। अब इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं और ये प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में राज्यसभा में और लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य के 5 साल में क्या होना है। अब इसको विपक्ष समझे तो ठीक है और ना समझे तो सड़कों पर चिल्लाएंगे। देखिए मैं एक चीज और बोलूंगा, वो तो देश का भाग्य है कि हम बहुत बड़े हादसे से बच गए। जो 4 तारीख को जो उसके पहले जो घोषणा की गई थी विपक्ष की तरफ से, अगर इनकी इतनी सीट नहीं आती तो हो सकता है कि आज आप और हम यहाँ खड़े होके डिबेट नहीं कर पाते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये मेरा कहना नहीं है कि विपक्ष को कुचला गया, ये सत्ताधारी दल के लोगों का ये डिस्कशन था कि इस पर जिस तरीके की कार्रवाई की गई थी उससे देश में गलत मैसेज गया,
जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आपसी चिंतन में ये डिस्कशन हुआ है कि जिस तरीके से एक साथ इतने लोगों को बाहर किया गया था, उसका पब्लिक के बीच में गलत असर गया और उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या देश के कई राज्यों में जनता से उसका रिएक्शन के रूप में ये सामने आया है। यहाँ एक बात और जिक्र करना चाहूंगा मैं कि ये जो सदन था, ये 18वीं लोकसभा का पहला सदन था। इस सदन में 543 में से बहुत सारे सांसद ऐसे थे जो पहली बार चुनकर आए, पहली बार सदन की प्रक्रिया में भाग लिया। क्या उनके सामने यही उदाहरण प्रस्तुत करना जायज था जो किया गया? नहीं, बिल्कुल जो पहली बार आए थे। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल सूरज जी, ये बहुत गलत था। मैं इसके लिए देखिए एक चश्मे से मैं नहीं देखता। हाँ, बिल्कुल सही। मेरा ये मानना है कि विपक्ष को हक होना चाहिए और विपक्ष अपनी आवाज उठाए, लेकिन मर्यादा में। हाँ। परंतु मैं अगर शीर्ष पद पर बैठा हूं तो मुझे अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोनों तरफ से, जैसा आदरणीय अशोक जी ने कहा है, भटनागर जी ने, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप सिर्फ एक को ही, अरे अगर वो 10 आए थे और 20 आए थे, ये लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता अगर विपक्ष नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर दोनों आम आदमी की बात नहीं करेंगे, सत्ताधारी और विपक्ष की बात नहीं करेंगे, हम सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि नहीं है, विपक्ष के प्रतिनिधि नहीं है, जनता के प्रतिनिधि हैं। और इसी को लेकर शिशिर जी, जैसा आप बोल रहे हैं, यही बात शुरुआत में सदन के पहले दिन अखिलेश यादव और जब राहुल गांधी ने अपनी जो लोकसभा स्पीकर के लिए अपना जो भी भाषण दिया था, उन्होंने तब ये कहा था, अखिलेश यादव ने भी, कि वो ये उम्मीद करते हैं कि आप जितना डिफेंस सत्ता पक्ष को करेंगे ओम बिरला, वो उतना ही विपक्ष को भी मौका देंगे बोलने का और उतना ही विपक्ष को डिफेंड भी करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे थे सदन में जो भी चर्चाएं हुई हैं, पक्ष और विपक्ष के बीच में जो भी वार पलटवार हुए हैं, उसका भविष्य में क्या कुछ परिदृश्य होने वाला है, क्या असर उसका भारत पर पड़ेगा, क्योंकि आगे 5 साल के लिए, जैसे पहले 2014 के बाद से अब विपक्ष मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हुआ है और एनडीए सरकार के सामने खड़ा हुआ है, जहां ये कहा जाता है कि अगर विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार बेहद सक्षम होती है। राजेश जी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जी, वो सरकार चलती है बहुमत से, लेकिन इस बार सरकार चलेगी सहमति से। ठीक है, उसके प्रथम भाषण और उम्मीद तो यही करेंगे कि जो लोकतंत्र प्रजातंत्र का जो मंदिर है, वो जो जनता का मंदिर है, जिसको जनता को वहां पर न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, तो तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते हैं इसका। बिल्कुल ठीक है राजेश जी, और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा लगातार बनी रहेगी। फिलहाल समय हमें इतनी अनुमति देता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।